वेलकम दोस्तों, मैं हूं शुभम त्यागी और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक डिटेल्ड एनालिसिस बजट 2021 के लिए। एक ऐसा बजट जिसके लिए इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कि पिछले 100 सालों में इंडिया ने ऐसा बजट नहीं देखा होगा। साथ ही एक ऐसा बजट जो कि इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ तीसरी बार दिया जा रहा है एक ऐसे साल में जिसमें इंडिया की इकोनॉमी गिरी है कोविड-19 की वजह से। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ओवरऑल डिमांड को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी को लॉन्च किया है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इसके पीछे गवर्नमेंट की ये सोच है कि कोविड-19 के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में ओवरऑल डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई थी और इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ओवरऑल डिमांड जो कि कोरोना वायरस के बाद बहुत ज्यादा गिर गई है, उसे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके अंदर ऐसे पर्सनल व्हीकल्स जो कि 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं, साथ ही ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स यानी ट्रक्स वगैरह, उन्हें सेंटर्स पर लेके जाना होगा जिन्हें गवर्नमेंट सेटअप करेगी इस पॉलिसी के लिए, उनके सर्टिफिकेशन के लिए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि इतने टाइम के पुराने हैं और इनके रिप्लेस होने पर जो नए व्हीकल्स आएंगे उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ ही जो पुराने व्हीकल्स रोड से हटेंगे उनके स्क्रैपेज के 30% पार्ट्स नए व्हीकल्स के यूज में यूज हो सकते हैं, जिससे स्क्रैपेज की जो इंडस्ट्री है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही इन व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन के ऊपर भी रोक लग सकेगी, जिससे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए एक रिपोर्ट भी आई थी 2019 में, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी को 36.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था सिर्फ पोल्यूशन की वजह से, जिसके साथ ही 1.7 मिलियन यानी लगभग 17 लाख लोगों की जान भी गई थी पोल्यूशन बढ़ने की वजह से देश के अंदर। नेक्स्ट बड़े डिसीजन में गवर्नमेंट ने नेशनल रेल प्लान 2030 को लॉन्च किया है इंडिया की ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, जो कि ट्रेन के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। इसके थ्रू इंडिया की वो कंपनीज जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना चाहती हैं अपने शहर से पोर्ट्स पर उन गुड्स को ले जाकर ट्रेन के थ्रू उनके लिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जिससे उनकी ओवरऑल कॉस्ट जो उनके सामान को बनाने में लगती है वो नीचे आ सके और वो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ compete कर पाए वर्ल्ड मार्केट्स में, जिससे इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। इसके अंदर देश के ज्यादातर एरिया को कवर करने के लिए ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, खड़गपुर से विजयवाड़ा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा भूसावाल से दानकुनी और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जाएगा इतरसी से विजयवाड़ा तक। इन कॉरिडोर्स के अंदर रेलवेज डेडिकेटेड ट्रेन्स को चलाएगा कंपनीज के सामान को कम से कम कॉस्ट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट और पोर्ट्स तक ले जाने के लिए, जिन पोर्ट से ये सामान बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। साथ में गवर्नमेंट एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए प्लान कर रही है 20,000 करोड़ के स्टार्टिंग अमाउंट से, जो कि आने वाले टाइम में 5 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा। DFI जनरली ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए सेटअप किए जाते हैं जिनमें स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अमाउंट लगता है, बट उस अमाउंट को वापस निकालने के लिए 5 से 10 साल लग जाते हैं टोल्स के थ्रू, यानी बड़े हाईवे और रेलवेज प्रोजेक्ट्स, जिससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की स्पीड काफी तेजी से बढ़े ओवरऑल इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। पहले के टाइम में आज का ICICI बैंक और IDBI बैंक भी एक DFI की तरह ही स्टार्ट किए गए थे बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, जिन्हें आने वाले टाइम में एक बैंक में डेवलप कर दिया गया उनकी ओवरऑल सक्सेस को देखकर। इसके साथ ही DFI इंडिया की गवर्नमेंट कंपनीज IOCL, BPCL और गेल की डेडिकेटेड पाइपलाइंस को सेटअप करने के लिए भी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके अंदर FDI को 49% से 74% तक के लिए परमिट दे दिया गया है कंपनीज के अंदर। इसके साथ ही गवर्नमेंट का कहना है कि वो LIC के IPO को भी लॉन्च कर देंगे इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2021 से 22 में। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है 1.75 लाख करोड़ का, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी स्टेक को बेचेगी एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्प और BPCL जैसी कंपनीज में। डिसइन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 3.5% से 9.5% तक बढ़ गया है। फिस्कल डेफिसिट जनरली कैलकुलेट होता है कि गवर्नमेंट कितना कमाती है रेवेन्यू के रूप में यानी टैक्सेस वगैरह से, और गवर्नमेंट खर्च कितना करती है उसका डिफरेंस, जो कि इस साल ज्यादा बढ़ा है क्योंकि गवर्नमेंट की ओवरऑल रेवेन्यू टैक्सेस से गिर गई थी कोविड-19 की वजह से। साथ ही गवर्नमेंट को स्पेंडिंग भी ज्यादा करनी पड़ी थी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने अपनी स्पेंडिंग को रोक दिया था
ओवरऑल बिजनेस गिरने की वजह से कोरोना वायरस के बाद। और इसी की वजह से गवर्नमेंट का ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को अचीव करना ही पड़ेगा, एयर इंडिया और बाकी कंपनीज को बेचकर इंडिया के ओवरऑल बजट को बैलेंस रखने के लिए। नेक्स्ट बड़े डिसीजन में गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया के अंदर 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप किया जाएगा। अभी के टाइम में इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत बड़ी है और 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। और इसके साथ ही इंडिया की ज़्यादातर टेक्सटाइल कंपनीज अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं बाहर के देशों में। हालांकि इन पार्क्स को सेटअप करने के पीछे गवर्नमेंट का मेन कारण है कि पिछले कुछ समय से काफ़ी सारी वर्ल्ड वाइड टेक्सटाइल कंपनीज चाइना से अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को हटा रही हैं, बट वो चाइना से हटाकर इंडिया में आने की बजाय वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों में अपने प्लांट्स को सेटअप कर रही हैं। जनरली जब बड़ी कंपनीज चाइना से अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को हटाती हैं तो उनका सेकंड ऑप्शन एशिया में इंडिया ही होता है, बट पिछले कुछ समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया उतनी ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया एक बड़ा प्लेयर है, बट पिछले कुछ समय से वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से कंपटीशन मिलने की वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए गवर्नमेंट इन टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप करने के लिए सोच रही है। इसके साथ ही इन टेक्सटाइल पार्क्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने प्लांट्स को सेटअप करने के लिए PLI स्कीम के तहत सब्सिडी भी मिलेगी। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज को अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को सेटअप करने के लिए सब्सिडी देती है, जिससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके अंदर अब 1% कंपनीज को भी रजिस्टर किया जा सकेगा। इसके अंदर अगर आप अकेले किसी कंपनी को चलाते हैं तो उसे भी आप रजिस्टर करा सकते हैं गवर्नमेंट के पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, जिसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं जो कि पहले अलाउ नहीं था इंडिया के अंदर। इसके साथ ही इंडिया के स्टार्टअप्स को 31 मार्च 2022 तक के लिए भी टैक्स रिलीफ दे दिया गया है, जो कि इस साल 31 मार्च तक के लिए पहले दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से बिजनेस के ऊपर बुरे इम्पैक्ट की वजह से। नेक्स्ट बड़े डिसीजन में गवर्नमेंट एक बैड लोन बैंक को सेटअप करने के लिए प्लान कर रहा है। इसके अंदर बैड बैंक के नाम से इसे सेटअप किया जाएगा 20,000 करोड़ रुपए की स्टार्टिंग क्रेडिट ग्रोथ के साथ। इसकी वजह है कि रिसेंटली येस बैंक क्राइसिस हुआ था, जिसके अंदर इंडिया के बैंक्स जिनके NPAs काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि वो लोन्स जो कि उन्होंने छोटी या फिर ऐसी कंपनीज को दिए हुए हैं जो कि उन्हें वापस नहीं दे पा रही हैं, जिसकी वजह से पूरा बैंक के खतरे में आ जाता है, उनको कवर करने के लिए इस बैड बैंक को सेटअप किया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर इंडिया का कोई बड़ा बैंक पूरी तरह कोलैप्स होने वाला है, तो ये बैड बैंक उसके लिए इंश्योरेंस का काम करेगा, जिसके बाद उस बैंक को कोलैप्स होने से बचाया जाएगा। साथ ही जो बैंक होल्डर्स हैं, यानी कि आम लोग जिनके पैसे और डिपॉजिट्स उस बैंक में हैं, उसके लिए भी उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि येस बैंक और पहले के टाइम में PNC जैसे बैंक के क्राइसिस में लोगों के अपने डिपॉजिट्स ही फंस गए थे। और साथ में गवर्नमेंट ने मोबाइल पार्ट्स और चार्जर वगैरह की PCB और बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया है 10 से 15% और साथ में चार्जर की PCB पर 0 से 2.5%। इसकी वजह है कि 2014 के बाद इंडिया के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि 2014 में लगभग 1,90,000 करोड़ थी, बट 2020 तक आते आते यही इंडस्ट्री 4,59,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। हालांकि इसके बाद भी अभी के टाइम में इंडिया में जनरली सारे फोन्स मैन्युफैक्चर तो होते हैं, पर उनके पार्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कंपनीज को पुश कर रही है कि वो इन पार्ट्स के डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करें। और इसी के साथ मोबाइल इंडस्ट्री के लिए ही PLI स्कीम के अंडर 2 लाख करोड़ तक की सब्सिडी देगी गवर्नमेंट अलग अलग कंपनीज को अगले 5 सालों में। और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो की ओवरऑल रिसर्चेस के लिए 13,949 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। ये अलॉटमेंट पिछले साल के कंपैरिजन में 4,449 करोड़ तक ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर इमर्ज हो रहा है। इसके साथ ही इसरो जब बाहर के देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो उसके लिए जो अमाउंट वो लेते हैं वो डायरेक्ट इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। और साथ में इंडिया के ओवरऑल हेल्थ बजट में इस साल 137% का इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह सिंपल है कि दुनिया भर के देशों के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ आ गया है कि देश के ओवरऑल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए।
इसके लिए आप सिंपल इकोनॉमी को देख सकते हैं, जो कि कोविड-19 के बाद ग्रो होने की बजाय नेगेटिव में चली गई है इस साल के लिए। आप कह सकते हैं कि इसका मेन रीजन लॉकडाउन था, बट अगर लॉकडाउन को भी हटा दें तो अचानक अगर इतने सारे लोग बीमार हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी फाइनेंशियल प्रेशर में आती है और ओवरऑल देश की इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन बढ़ता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया है कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए पूरे देश में। और इस बजट का स्टॉक मार्केट्स के ऊपर पड़े हुए इफेक्ट के बारे में बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 2000 पॉइंट तक ऊपर चढ़ा था बजट आने के बाद। इसकी एक सिंपल वजह है कि इस बजट के अंदर टैक्सेस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, यानी इनकम के ऊपर लगने वाले ओवरऑल की टैक्सेस की अलग अलग कैटेगरीज को चेंज नहीं किया गया है। और इसी की वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट्स ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है इस बार के बजट को। तो ये था दोस्तों इस बार के बजट का कंप्लीट एनालिसिस, सिर्फ गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर स्ट्रिक्टली फोकस करते हुए, जिसके बाद अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस बार का बजट एक सक्सेस था या फिर गवर्नमेंट और कुछ बड़े डिसीजंस ले सकती थी इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। तो फाइनली दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे और बिजनेस नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों और बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।